हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कि बेस्ट होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का जो 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था मैटर का। अब उसके जितने भी क्लासिफिकेशन बताया था ना, उनके हर एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। बस अच्छे से पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए उसका जो भी मैं किया था, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करा था अपन क्लासिफिकेशन, वो पूरा एक बार करने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन करने के जस्ट बाद पूरा एक एक पार्ट में वो कर दूंगा, ठीक है ना, एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्लासिफिकेशन बताया था मैंने कि जो मैटर होता है ना, मैटर ये आपके दो टाइप बताया था मैंने। एक बताया था फिजिकल और एक बताया था केमिकल। दो तरह का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इसके भी टाइप होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के। इसमें 5 टाइप बताया था मैंने। एक बताया था सॉलिड, एक बताया था लिक्विड, एक बताया था गैस, एक बताया था प्लाज्मा और एक बताया था बोस, बीईसी। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही बताया था मैंने, कंडेंसेट। केमिकल प्रॉपर्टी में भी आपके दो टाइप बताया था मैंने। एक बताया था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक बताया था इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए माय डियर, मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें दो बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी में 5, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें दो, प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस। जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, इसमें भी टाइप बताया था मैंने। एक कंपाउंड बताया था और एक कंपाउंड के साथ एलिमेंट बताया था, एलिमेंट। और जो इम्प्योर था इसमें दो बताया था, होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब बताया था मैंने। और फिर यहाँ एलिमेंट में 3 बताया था। एक बताया था मेटल, एक नॉन मेटल और एक बताया था मेटलॉइड। मेटलॉइड, ठीक, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। कंपाउंड में भी दो होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आप देख सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में से एक एक को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको लिखिए, फिर एक एक एक्सप्लेन करते हैं अपन। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस इन सब के बारे में। आइए देखते हैं, नेचर ऑफ मैटर इसको बोलते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे अपन सॉलिड के बारे में। देखिए सॉलिड की अगर बात करूँ ना मैं, सॉलिड, तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है, इट इज रिजिड बॉडी। ये एक तरह का रिजिड बॉडी होता है। जितने भी सॉलिड होते हैं उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है रिजिड बॉडी बोलने का? तो सुनिए, जो सॉलिड होता है ना, उसके मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, वो डिस्प्लेस नहीं हो पाते हैं फोर्स लगाने पे एक्सटर्नल। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो डिस्प्लेस नहीं होंगे। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे व्हाट इज रिजिड बॉडी, आपसे मैं कहूँ रिजिड बॉडी क्या होता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो वहीं के वहीं है, तो इस बॉडी को हम क्या नाम देंगे? इस बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। यानी इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, देन नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस पूरे सिस्टम के ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देंगे? रिजिड बॉडी। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि रिजिड बॉडी होता क्या है। अब देखिए जो सॉलिड होता है, अब देखिए जो सॉलिड होता है ना, इसका सेकंड पॉइंट, जो सॉलिड होता है, इनके एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन एटम नेग्लेजिबल होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एटम है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन एटम, ये नेग्लेजिबल होगा। यानी लिखेंगे इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम आर नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल। यानी सॉलिड में जो एटम आप देख रहे हैं, एटम, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो नेग्लेजिबल मान लेते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस नेग्लेजिबल होगा, दो एटम के बीच में। इन सॉलिड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, यानी सर टू एटम आर नेग्लेजिबल, यानी दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा नेग्लेजिबल होगा। थर्ड पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन सॉलिड इज मैक्सिमम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा बिटवीन टू एटम इन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन सॉलिड इज मैक्सिमम, यानी दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। रीजन क्या है? देखिए ये दो एटम है मेरे पास, ये दोनों एक दूसरे से टच में है। टच में क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने आप को बांध करके रखे हुए हैं। यही रीजन है कि ये क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज मैक्सिमम। चौथा पॉइंट, इनका शेप और साइज, शेप एंड साइज, शेप साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। सॉलिड का शेप साइज वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। सॉलिड जो भी होगा उसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होगा। याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं सॉलिड, सॉलिड सॉलिड जो होता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड नेग्लिजिबल, यानी किसी भी सॉलिड को मैं दबाना चाहूँ तो उसे मैं दबा नहीं सकता हूँ, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। बस ये 5 पॉइंट है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए एक एक पार्ट अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जितने भी आपके सॉलिड लिक्विड गैस है पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्लाज्मा, फिर बोस-आइंस्टीन, फिर उसके बाद से जो उसके और भी क्लासिफिकेशन है सब एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉलिड के बारे में। आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिजिड बॉडी। इट इज रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी होता है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिड जो होता है रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल है ना डिस्प्लेस ना हो उसकी जगह से, तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल, क्या इसके मॉलिक्यूल हट गए क्या इस पे से? नहीं, तो इसको रिजिड बोल देंगे। लेकिन 100% रिजिड बॉडी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम इससे ये कहूँ कि बताइए 100% रिजिड बॉडी है क्या? नहीं, यानी उस पर हम फोर्स अगर ज्यादा अप्लाई करने लगेंगे ना तो उसके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड बॉडी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सॉलिड जो होता है ना उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो अगर चाहें उसको प्रेशर करके, प्रेशराइज करके उसको कंप्रेस कर दें तो कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब होता ही नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती इसमें। हम चाहें इसको कंप्रेस करना तो इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, जो सॉलिड होता है ना वो ऐसे उसके एटम अटैच होते हैं एक दूसरे से, देख सकते हैं कि इनके एटम के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी इन सॉलिड अपन लिख सकते हैं, इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम आर नेग्लिजिबल। दो एटम के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसे नेग्लिजिबल मान लेता है। सॉलिड के अंदर जो दो एटम है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस नेग्लिजिबल होने से क्या होता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। जो सॉलिड आप देख रहे हैं, इन सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है क्योंकि दो एटम एक दूसरे से टच में है, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आप सोचो कोई भी दो एटम एक दूसरे के टच में आ गया, इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी वो टच में है। अगर दो एटम बहुत डिस्टेंस पे है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी डिस्टेंस कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है? जो सॉलिड होता है ना इसका शेप, साइज और इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। यानी अगर मैं कहूँ आपसे शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। बस आप देख सकते हैं जो भी सॉलिड होगा उसका शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। तो ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, आप समझ सकते हैं सॉलिड के बारे में था। बस इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड है क्या। अब सॉलिड के बाद बात करेंगे लिक्विड की। अब लिक्विड देख लीजिए, देखिए सॉलिड हो गया, अब बात करते हैं लिक्विड।
अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जो होता है ना, ये आपका सॉलिड, ये आपका रिजिड नहीं होता, ये आपका फ्लूइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज अ फ्लूइड। इट इज अ फ्लूइड। जो आपका लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है। अभी मैंने कहा कि जो सॉलिड था ना वो आपका रिजिड था, लेकिन जो लिक्विड है ना ये आपका फ्लूइड होता है। अगर ये फ्लूइड है ना तो सबसे पहले बात आती है कि फ्लूइड होता क्या है। तो इस दुनिया में एक ऐसा प्रॉपर्टी लिक्विड का या गैस का जो फ्लो करता है। आप देख ही सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो भी फ्लो करता है, और जो गैस होता है वो भी फ्लो करता है। तो जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है ना उसी को अपन बोलते हैं फ्लूइड। जैसे लिक्विड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे पानी बहती है, हम लोग बोलते हैं पानी बह रहा है, या हम लोग बोलते हैं हवाएं बह रही हैं। तो हवा भी बह रही है, वो भी आपका क्या है, फ्लूइड है। और पानी बह रही है, वो भी आपका क्या है, फ्लूइड। तो ये आपका फ्लूइड हो गया, इट इज अ फ्लूइड। सेकेंड पॉइंट, अगर लिक्विड फ्लूइड है तो अच्छा, लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे ना, इनके बीच में कुछ जगह होगा, यानी कुछ मिनिमम इसके बीच में स्पेस होगा, खाली जगह। यानी लिख सकते हैं, इन लिक्विड, इन लिक्विड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज मिनिमम। मिनिमम इनके बीच का जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो मिनिमम होगा। इसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना वो भी क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। इसमें भी मैक्सिमम हो सकता है, उसमें वेरी वेरी मैक्सिमम था, जो सॉलिड था उसमें वेरी वेरी मैक्सिमम, लेकिन इसमें मैक्सिमम हो सकता है। चौथा पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि ये लिक्विड है, क्या ये कंप्रेस कर सकता है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, अगर मैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, अप्रोक्स वेरी वेरी मिनिमम, वेरी वेरी मिनिमम, बहुत कम हो सकती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। पांचवा पॉइंट, क्या लिक्विड का शेप, साइज और इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, तो सुनिए, जो लिक्विड होता है ना इसकी जो वॉल्यूम होती है ये फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। क्या इसका शेप साइज फिक्स होगा, तो इसका शेप एंड जो साइज होगा ना, शेप साइज ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होंगे, शेप साइज फिक्स नहीं होंगे। यानी याद करिए, याद देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि जो लिक्विड होगा ना इट इज फ्लूइड, ये एक फ्लूइड होगा। लिक्विड जो होगा इनके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, मिनिमम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम इसमें, लेकिन वेरी वेरी मैक्सिमम नहीं होगा, सॉलिड मैक्सिमम होगा बहुत ज़्यादा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी वेरी मिनिमम होगा। इसमें जो वॉल्यूम होगा ना वो फिक्स होगा, लेकिन इसका शेप साइज क्या होगा, नॉट फिक्स। ये रहा आपका लिक्विड, लिख लीजिए आप। इसके बाद बात करते, दिखाई दे रहा है ना साफ, यस। इसके बाद बात करते हैं गैस के बारे में। देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब गैस देख लीजिए। देखिए अगर मैं गैस की बात करूं, कि मैं आपसे कहूं कि बताइए गैस के बारे में बताइए, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है ना इनके बीच का, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यानी इसको भी लिख सकता हूँ, इट इज अ फ्लूइड, ये भी एक तरह का फ्लूइड होता है। चाहे मैं लिक्विड की बात करूं या गैस की बात करूं, दोनों के दोनों फ्लूइड होते हैं, तो देखिए ये भी फ्लूइड है। दूसरा पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन एटम, इनके डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी मैक्सिमम, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दूर होता है, मतलब दूर दूर होते हैं, वेरी वेरी मैक्सिमम। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण तीसरा पॉइंट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज मैक्सिमम, सॉरी इज मिनिमम, वेरी वेरी मिनिमम, वेरी वेरी मिनिमम। यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। चौथा पॉइंट, अगर चौथा कहूँ कंप्रेसिबिलिटी, तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी, वेरी वेरी हाई। यानी इनको मैं बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ। जैसे आप गैस सिलेंडर देखते होंगे, गैस सिलेंडर में 14 kg का जो गैस फिल किया जाता है उसे कंप्रेस करके फिल किया जाता है, तो उसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कोई भी चीज़ जिसमें हम प्रेशर डालेंगे ना गैस होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत बहुत हाई होगी इसकी। पांचवा पॉइंट, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग आसानी से। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी के बाद आती है शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसका जो शेप होगा,
इसका जो साइज होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा नॉट फिक्स, आर नॉट फिक्स, वो फिक्स होगा ही नहीं, यानी इनका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता। तो ये रहा 5 पॉइंट आपका गैस का, यानी आपको मैंने सॉलिड बता दिया, लिक्विड बता दिया, गैस बता दिया। इन तीनों को आप लिखिए और प्रैक्टिस करिए, फिर आगे मैं बात करने वाला। अब देखिए, अभी मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता दिया। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 टॉपिक, जिसका नाम है, एक का नाम है प्लाज्मा, सेकंड का नाम है बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा आप देखिए यहाँ पे 3 बता दिया, चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, उसका ये फोर्थ स्टेट माना जाता है। एंड इज अ सुपर हीटेड आयोनाइज गैस कंपोज्ड ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इसको जब हीट करते हैं हम, तो ये इसके जो आयन्स होते हैं और इनके जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो आयोनाइज होते हैं। जैसे मान लो सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई प्लाज्मा है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है, सेकेंड ये बहुत सुपर हीटेड आयोनाइज गैस होता है, ये एक तरह का गैस होता है, सुपर आयोनाइज्ड गैस होता है, सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस होता है, याद रखिएगा। जो प्लाज्मा होता है ये सुपर आयोनाइज्ड हीटेड गैस होता है, ठीक। यहाँ लिखा है सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस कंपोज्ड ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन। जो किससे बना होता है? आयन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। फिर बोल रहा हूँ, प्लाज्मा किससे बना होता है? आयन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस होता है। बस इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस, और ये आयन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, कंपोज होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, स्टार, जो स्टार था ना, वो किससे बना है? तारे किससे बने हैं? वो बने हैं प्लाज्मा से, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर से, याद रखिएगा। स्टार्स हो गया या लाइटिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपके हो गए प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। तो बस प्लाज्मा में इतना आप दिमाग में रखिएगा, सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस, और ये आयंस और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। इसमें देखिए बीसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें क्या होता है? इट इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये 5वां स्टेट होता है मैटर का, वेयर अ ग्रुप ऑफ बोसॉन आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट 0 डिग्री, causing them to lose their individual identity and act as a single entity। जैसे हीलियम 4, मतलब कुछ एटम ऐसे भी हैं जैसे हीलियम 4, ये एक ऐसा एटम है जो जिसको अगर हम हीट करें, कूल करें, सॉरी, उसको हम कूल करें नियर एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ एटम ऐसे हैं जैसे हीलियम 4, इसको हम कूल कर दें एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसके कारण होगा क्या? इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी वो लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो खत्म होगी, वो सिंगल इंटाइटीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सिंगल इंटाइटीज की तरह बिहेव करने लगेंगे। फिर सुनिए, ये जो हीलियम 4 देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है बीसी का। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी एटम है जैसे हीलियम 4, अगर इसको हम कूल कर दें एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस तक कर दें, तो करने के बाद होगा क्या कि इनके अंदर की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी वो लूज कर जाएगी, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, और लूज होने से कारण ये क्या करेंगे? सिंगल एंटिटीज की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो इस तरह के स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? बीसी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसका एग्जांपल है हीलियम 4। आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 2 पॉइंट आप सीख गए, प्लाज्मा और बीसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये फिजिकल कंप्लीट हो गया, अब केमिकल पे आएंगे। करता हूँ मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक ना। केमिकल प्रॉपर्टीज 2 था, प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस, 2 था ना। एक था आपका प्योर सब्सटेंस, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी, और एक था इम्प्योर सब्सटेंस, एक प्योर एक इम्प्योर सब्सटेंस। ध्यान से देखिएगा, प्योर सब्सटेंस में आपका मैं लिया था, एक लिया था कम एलिमेंट, पहला एलिमेंट था, सेकेंड कंपाउंड, एक एलिमेंट्स थे और एक था कंपाउंड। अच्छे से देखिएगा, देखिए सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं एलिमेंट्स के बारे में। देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत स्टूडेंट से पूछ लिया जाए ना, क्लास 12 के बच्चों से भी, इवन क्लास 12 में कुछ बच्चे ऐसे हैं, पूछ लिया जाए कि बताओ व्हाट इज एलिमेंट, नहीं बता पाते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब छोटी छोटी नॉलेज है, यही सब नहीं आएगा ना फिर क्या पढ़े हैं फिर। देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे? ये प्योर सब्सटेंस है। तो लिखेंगे आप, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज एलिमेंट, तो आप बोलेंगे इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो केवल एक ही टाइप के एटम से बना होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल कहूँ, मैं कहूँ आयरन, नाम सुने होंगे इसका आप, आयरन का एक रोड ले लूँ मैं, तो इस रोड में
Fe बहुत सारे एटम होंगे और एक ही टाइप के एटम से ये आयरन बना हुआ है, इसीलिए ये जो आयरन है ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। इस आयरन को हम एलिमेंट बोलेंगे। आप देख सकते हैं एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। तो जब कभी जिंदगी में कोई पूछे एलिमेंट क्या है तो बोलेंगे इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे आयरन बहुत सारे एटम Fe से मिलकर बना है, तो ये आपका एलिमेंट हो गया। ओके, अब बात करते हैं अपन कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होता है? अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो लिखेंगे इट इज ए प्योर सब्सटेंस। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस होता है। विच इज विच इज विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम और मॉलिक्यूल क्या लिखा मैंने? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका एग्जाम्पल हो गया H2O। H2O क्या हुआ? कंपाउंड है। इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl। NaCl क्या है? कंपाउंड है। आप देख सकते हैं H2O में H है, O है। अच्छा ये बताइए प्योर सब्सटेंस क्यों? मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मैं एक गिलास पानी लाऊं, ठीक है, एक गिलास पानी में वाटर लाऊंगा तो क्या उस वाटर में और कुछ मिलाया हूँ क्या? नहीं। अगर मैं कुछ भी ना मिलाया हूँ, केवल वाटर है, तो केवल वाटर है ना, तो उसको प्योर वाटर बोलेंगे ना। लेकिन अगर उसमें कुछ मिला दूं बाहर से एक्स्ट्रा, जैसे साल्ट मिला दूं, अब हो गया इम्प्योर, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस आ गए। लेकिन अकेला वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो प्योर है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्योर। इसी तरह NaCl अकेला नमक NaCl है तो क्या है? प्योर है। लेकिन उसके साथ कुछ मिला दूं, जिसमें वाटर मिला दूं, तो अब वो नमक तो है नहीं, केवल उसके साथ दो चीज आ गई, एक वाटर और एक नमक, तो मिक्सचर बन गया। लेकिन उसके पहले ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो ये रहा आपका एलिमेंट और ये रहा आपका कंपाउंड। अब एलिमेंट के तीन टाइप हैं, उनको मैं यही बता दे रहा हूँ। एलिमेंट में तीन टाइप बताया था मैंने, एक बताया था मेटल, एक बताया था नॉन मेटल और एक बताया था मेटलॉइड। यही बताया था मेटलॉइड। आप देख सकते हैं अगर किसी ने आपसे कहा कि मेटल क्या होता है तो क्या बोलेंगे? तो देखिए इस दुनिया का कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, गेन पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाए तो उसको बोलते हैं मेटल। यानी अगर कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे अपन मेटल। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करता है? Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एटम, मेटल। अब बात करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? टू व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड गेन निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आती है, निगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इस दुनिया का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन मेटल। जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास क्या होता है? 287, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो इस क्लोरीन को हम बोलेंगे नॉन मेटल। अब बात करते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? दोज एलिमेंट या दोज एटम विच बिहेव लाइक एटम ए मेटल एंड नॉन मेटल, यानी ऐसा एटम जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे, यानी दोज एटम एलिमेंट। यार एक मिनट कॉल आ गया, तो यहाँ पे था कॉल आ गई थी। मेटलॉइड क्या होता है? दोज एलिमेंट या एटम बोल सकते हैं, दोज एटम विच बिहेव लाइक मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है उसे बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे इसके एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे एलिमेंट के पूरे डिटेल्स। एलिमेंट क्या होता है, इनके जो टाइप है उनके बारे में। आप कंपाउंड के बारे में देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। कंपाउंड में क्या क्या है देख लीजिए, और इम्प्योर सब्सटेंस इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इम्प्योर सब्सटेंस भी देखिए, कंपाउंड में क्या है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक देखिए, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से बना हो, यानी जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो इस तरह के कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन कार्बन न हो उसको इनऑर्गेनिक। जैसे H2O इनऑर्गेनिक है, NH3 इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ ना हो।
जैसे इसके एग्जाम्पल आप क्या हो गया, CH4, C2H6, ये सब। तो ये सब आपके ऑर्गेनिक, ये आपका इनऑर्गेनिक। तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं आगे, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी समझदार है। अब इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट इम्प्योर सब्सटेंस। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को हेट्रोजीनियस। एक हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है जिसको बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दोज मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर इन विच, ऐसा मिक्सचर इन विच टू और मोर, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स यूनिफॉर्मली या डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। यानी क्या बोला मैंने ये बोला कि दोज मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसे बोलते हैं अपन होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास कंटेनर है, इसमें ले रहा हूँ मैं लिक्विड, लिक्विड में H2O ले रहा हूँ, इसमें मैं NaCl डाल दूँ। NaCl जब इसमें डालूंगा ना, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर कंप्लीट रूप से, यानी इसमें पूरा का पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बस इसका उल्टा, दोज मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर इन विच टू और मोर substance, in which two or more substance not distribute uniformly, यानी इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए मैं कंटेनर लिया, इसमें लिया वाटर, वाटर लेने के बाद इसमें डाल रहा हूँ मैं सैंड। सैंड का फार्मूला होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिलिकॉन ऑक्साइड। सैंड इसमें डालूंगा तो सैंड कंप्लीट मिक्स होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो ये आपका होगा हेट्रोजीनियस। आई होप कि जितने भी क्लासिफिकेशन था ना आपका, पूरा क्लासिफिकेशन मैंने इस वीडियो में बता दिया। इस क्लासिफिकेशन के बाद अब जो बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक ना। बस पूरा वीडियो आप एकदम ध्यान से देखते जाएंगे ना, लाइन से, लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका क्लास चलाने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगने लगे ना तो कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा पूरा कमेंट का आंसर मिलेगा, ठीक ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।